Good morning, students. This is Parth, and we are back again with our NCERT series of Physical Geography. हम क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, एंड वी आर एट आवर चैप्टर 3 विच इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि हम 3 सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सबसे पहला सेक्शन कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दूसरा सेक्शन ये कि जब हमको समझ आ गया कि पढ़ना क्यों जरूरी है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में किस तरह से पता लगता है. ठीक है, उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज को कवर किया. इनडायरेक्ट सोर्सेज को पढ़ते हुए हमने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है दैट इज द सीस्मिक एक्टिविटी विच इज द अर्थक्वेक्स. ठीक है, अर्थक्वेक्स को हमने डिटेल में पढ़ा, उसमें फोकस क्या होता है, फॉल्ट लाइन क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, फिर अलग अलग तरह के अर्थक्वेक्स देखे. फिर हमने देखा कि अर्थक्वेक के जो वेव्स हैं उनका प्रोपगेशन किस तरह से होता है, उन वेव का टाइप क्या होता है, पी वेव, एस वेव, और उनके वेव प्रोपगेशन की वेलोसिटी की वजह से हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या पता लगता है. आपको याद होगा कि हमने देखा था कि ये जो आउटर कोर है उसके बारे में हमको पता लगता है किससे, एस वेव के प्रोपगेशन से. तो ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की. उसके बाद जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज देख लिए, हमको पता लग गया कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में किस तरह से जाना जाता है, तो हमने अर्थ के इंटीरियर को एक्चुअली पढ़ा. हमने उसके अंदर जो जो लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसको डिटेल में डिस्कस किया. उसकी डेप्थ क्या है, ठीक है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और हमने देखा कि उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरह से होती है और उनके क्या क्या नाम है. ठीक है, और उन डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या है, उन डिसकंटिन्यूटीज का मतलब है कि हमारी जो अर्थक्वेक वेव्स हैं या जो एनर्जी वेव्स हैं जो अर्थ के अंदर मूव करती हैं, उनकी वेलोसिटीज चेंज कर रही हैं. ठीक है, कि there is a change in the velocities of those earthquake waves because ये जो earthquake waves की velocities हैं ये डिपेंड करती हैं कि किस मटेरियल से ये पास कर रही हैं. ठीक है, अगर वो मटेरियल ज्यादा डेंस होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो there is a directly proportionate relation between velocities of the earthquake or the energy waves inside the earth and the density of the material in which it travels. जिस मटेरियल में जो डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उस एनर्जी वेव की वेलोसिटी होगी. ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी पिछले लास्ट 3 लेक्चर्स में. आज हम बात करने वाले हैं एक और जियोमॉर्फिक फिनोमिना या इवेंट की, विच इज वॉल्केनिक एक्टिविटी. ठीक है, तो हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, अर्थक्वेक्स पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया. हमारा लास्ट सेक्शन बचा है इस चैप्टर का, विच इज वॉल्केनोस एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. ठीक है, ये सब देख लेते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. डायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस, फिर हमने अर्थक्वेक्स की बात करी. ठीक है, बॉडी वेव और सरफेस वेव क्या होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द शैडो जोन्स, पी वेव और एस वेव का. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स क्या हैं, अर्थक्वेक को दो तरह से किस तरह से मेजर किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी से, और उसके दो अलग अलग स्केल्स होते हैं, रिक्टर स्केल और मेरकॉली स्केल. फिर हमने इफेक्ट्स की बात करी और उसमें एक स्पेशल इफेक्ट जो है सुनामी, उसकी बात करी. वहां मैंने आपको बताया कि सुनामी अपने आप में एक तरह का अर्थक्वेक नहीं होता, बट इट इज एन आफ्टर इफेक्ट. ठीक है, एक आफ्टर इफेक्ट है किसका, एक अर्थक्वेक का. ठीक है, फिर हमने स्ट्रक्चर के को भी डिस्कस कर लिया था डिटेल में, क्रस्ट, मेंटल और कोर. अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, विच इज वॉल्केनोस एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्केनोस होते क्या हैं. ठीक है, किस वजह से फॉर्म होते हैं, किस वजह से वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोस के टाइप्स क्या होते हैं, क्या ये अलग अलग तरीके से होते हैं, और फाइनली इन वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से, इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से, इस जियोमॉर्फिक फिनोमिना की वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म्स हमको देखने पड़ते हैं. यहां पे हम जो लैंडफॉर्म्स डिस्कस करेंगे वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होंगे. अब ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है. हमने पढ़ा था जब हम अपर मेंटल लेयर की बात कर रहे थे, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात कर रहे थे, कि उसमें एक लेयर है जिसको हम वीक लेयर कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम है एस्थेनोस्फेयर. तो वो जो एस्थेनोस्फेयर है, ये एस्थेनोस्फेयर सोर्स है किस चीज का,
सारे वॉल्केनिक इरप्शंस का, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो अर्थ के अंदर स्टोर्ड मैग्मा है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में जो रॉक्स हैं, वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं और वही मैग्मा क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों टर्म्स यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इनका एक्चुअल मतलब अलग होता है। जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर होगा तब हम उसको मैग्मा कहेंगे, और जब ये अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाएगा तब हम उसको लावा कहेंगे। ठीक है, तो ये एस्थेनोस्फेयर जो अपर मैंटल के अंदर हमारी क्लेयर होती है, ठीक है, यहां पे सारा मैग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही से किसी कॉन्ड्यूट के थ्रू, किसी रास्ते के थ्रू, किसी क्रैक के थ्रू ये बाहर निकलता है और इरप्ट करता है, और तभी इसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब जब ये मैग्मा बाहर निकलता है और लावा बनता है, तो एक टाइम आएगा जब ये सॉलिडिफाई होगा, जब ये क्रिस्टलाइज होगा, जब ये ठंडा होगा और ये वापस रॉक फॉर्म करेगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो मैग्मा है क्या ये अर्थ के अंदर ही ठंडा हो रहा है या ये अर्थ के बाहर आके ठंडा हो रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ व्हाट, द लोकेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस मैग्मा, कि ये जो मैग्मा है, जो लावा है, ये जो गर्म मोल्टन लावा है, सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है, जब ये ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, कूल डाउन करेगा और क्रिस्टलाइज होगा, पत्थर बनेगा। कैसा पत्थर बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक है, आगे जब हम रॉक टाइप्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के रॉक्स क्या होते हैं। उसमें प्राइमरी या इग्नियस रॉक्स जो हैं वो प्राइमरीली इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि जब मैग्मा ठंडा होता है, तो वो मैग्मा कहाँ ठंडा हो रहा है, ठीक है, उसकी कूलिंग डाउन का, उसका सॉलिडिफिकेशन की जगह क्या है, या तो वो अर्थ के अंदर होगा, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर और बाहर वो ठंडा होगा। तो अगर ये ऊपर फॉर्म हो रहा है तब उसको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जो ये बाहर लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। बट अगर ये मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो यहां पे इसके लिए हमको अर्थ के इंटीरियर की ही बात करनी पड़ रही है। इस वजह से हम यहाँ पे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी फॉर्म करेगा, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अर्थ के सरफेस पे डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस, इरोजनल प्रोसेस, ठीक है, डिपोजिशनल प्रोसेस, वो सब पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ये बाहर किस तरह से होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको हम इस चैप्टर में भी देख लेंगे, आज के लेक्चर में भी, जब हम टाइप्स की बात करेंगे कि अलग अलग तरह के वोल्केनो किस तरीके से होते हैं, वहां पे हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। बट डिटेल में हमको पढ़ना है क्या? इंट्रूसिव, जो अर्थ के सरफेस के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जो तब बन रहे हैं जब हमारा मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जा रहा है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर जब हमारे रॉक्स होंगे तो उनके बीच में कुछ जगह होंगी, कुछ क्रैक्स होंगे, कुछ फॉल्ट्स होंगे, तो उनके बीच में जब मैग्मा चला जाता है और ठंडा हो जाता है तो वो एक लैंडफॉर्म बना देता है। ठीक है, उस तरह के लैंडफॉर्म्स हम इस चैप्टर में वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस एंड और मोल्टन रॉक मटेरियल व्हिच इज लावा एस्केप टू द ग्राउंड। एक वोल्केनो या वोल्केनिक प्लेस क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहां पे अलग अलग तरह की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और एशेस, ठीक है, और मोल्टन रॉक मटेरियल जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, वो रॉक मटेरियल, पत्थर का वो हिस्सा जो गर्म हो चुका है, जो मैग्मा बन चुका है, जो लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जो बहुत गर्म है, जो विस्कस है, वो जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो वोल्केनो वो जगह है जहां पे गैसेस, एशेस और ये लावा एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है अर्थ के सरफेस पे या ग्राउंड पे। अ वोल्केनो इज एक्टिव if such material is being or has recently been released। ये वोल्केनो एक्टिव, किसी भी तरह का वोल्केनो एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव का मतलब कि रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में हमें वहां पे किसी भी तरह की वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिली है। मतलब हो सकता है कि पास्ट में आज से 50 साल पहले वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होते होंगे, बट अभी पिछले कुछ 10-20 साल से, 30 साल से ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। एक रिलेटिव पास्ट हम देखते हैं कि लगभग पिछले कुछ सालों में अगर वहां पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहे हैं तो उस तरह का वोल्केनो इनएक्टिव वोल्केनो कहलाता है। बट उसी ओर अगर वोल्केनिक इरप्शंस हमको रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ समय में देखने में मिले हैं, तब उस तरह का वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो कहलाता है। कि ठीक है, जहां पे वोल्केनिक प्रोन जगह है। इसका मतलब अगर पहले हुआ है या रिसेंट पास्ट में हुआ है तो आगे भी होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी एंड
इट्स वॉल्केनिक इरप्शंस इन द रिसेंट पास्ट, किस बेसिस पे कि रिसेंट पास्ट में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और इसी वजह से क्या फ्यूचर में भी हो सकता है या नहीं हो सकता। इस हिसाब से हम वॉल्केनोस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्टिव या फिर इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब जिसमें रिसेंट पास्ट में हुआ है और नियर फ्यूचर में भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, ये वॉल्केनिक प्रोन जगह है। और इनएक्टिव का मतलब रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में शायद हमको वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने को मिला है। ठीक है, लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट मेंटल, ये हमने देख ही लिया लास्ट सेक्शन में जब हम बात कर रहे थे कि क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। और इस मेंटल में भी हमने देखा था कि अपर और लोअर मेंटल्स हैं। ठीक है, इट हैज हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट, ये भी हमने देख लिया था जब हम इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात कर रहे थे। तो वहां पे हमने सबसे पहला पॉइंट ही ये पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव डेंसिटीज, या फिर कि जैसे जैसे डेप्थ नीचे जाती रहती है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, तीनों का ही मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है। तो ये तीनों ही किसी ना किसी प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ, कि सॉरी डेप्थ के साथ, कि कैसे कैसे डेप्थ, अगर सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हुए हमारी डेप्थ बढ़ रही है, हम जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो उस जगह की डेंसिटी भी बढ़ रही है, उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्वांटिटीज किस रिलेशन में बढ़ रही हैं, उस जगह का स्टेट या फिजिकल स्टेट हम डिटरमिन करते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था, हमने डिटेल में इसको पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेंसिटी, तो वही सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आउटर कोर। तो आउटर कोर में डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, बट टेम्परेचर का फैक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है, इस वजह से ये आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो सॉलिड क्रस्ट के नीचे जो हमको नेक्स्ट लेयर मिलती है वो मेंटल है, जिसमें अपर और लोअर या फिर आउटर और इनर मेंटल है। तो ये जो अपर या आउटर मेंटल है, इसमें एक छोटा सा बैंड है या लेयर है, जिस लेयर को हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और वो एस्थेनोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर विड्थ में या फिर थिकनेस में है। ठीक है, दिस मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन, और मेंटल में भी जो अपर मेंटल है, इस अपर मेंटल में एक वीकर जोन है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ऑल्दो हमारा पूरा मेंटल सॉलिड फॉर्म में है, और इसकी डेंसिटी भी, एवरेज डेंसिटी भी ज्यादा है, किससे, क्रस्ट से। ये जो एस्थेनोस्फेयर है, फ्रॉम विच मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये हमारा अगर अर्थ का सरफेस है और ये छोटा सा क्रस्ट है, ये रिलेटिव आइडिया आपको होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और थोड़ा सा यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट है, तो इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो थिकनेस है, वो एज कंपेयर टू मेंटल और कोर बहुत ही कम है। आपने समझा, यहाँ पे लगभग ये 20-30 किलोमीटर के आसपास है। हमने देखा था कि 5 किलोमीटर जो है वो ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज विड्थ है। ठीक है, उसके बाद लगभग 2900 किलोमीटर डीप हमारा तो केवल मेंटल ही है। फिर उसके बाद 3200 किलोमीटर लगभग हमारा कोर है, जिसमें इनर और आउटर कोर दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लगभग लगभग 63 या 6400 किलोमीटर के आसपास हमारा रेडियस है, यानी सरफेस से लेके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6400 या 6300 किलोमीटर के आसपास का है। तो हम मान के चलेंगे कि 3000 किलोमीटर ये और 3000 किलोमीटर ये, और आप इमेजिन करो कि क्रस्ट कितना पतला है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि अगर एक बहुत बड़ी सी बॉल है तो उसमें एकदम पतली सी जो पपड़ी है ऊपर ऊपर, बस वही क्रस्ट है। ठीक है, और सारा का सारा एरिया मेंटल और कोर से कवर होता है। तो इस मेंटल में जब हम इस मेंटल की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है पतला सा, और यहां से मेरा मेंटल शुरू हो रहा है। इस अपर मेंटल एरिया में एक रीजन है जो सॉलिड नहीं, मोल्टन है। ठीक है, यहां पे सारा का सारा मैग्मा हमको मिलता है। यहां पे किसी तरीके से, किसी कॉन्ड्यूट के थ्रू, किसी रास्ते के थ्रू, किसी क्रैक के थ्रू, किसी रॉक्स के बीच में से किसी तरीके से ये मैग्मा बाहर निकल जाता है, और इसको क्या मिल जाता है, इसको एस्केप मिल जाता है।
इसको रास्ता मिल जाता है यहाँ से हटने के लिए, भागने के लिए, फटने के लिए। तो इस एस्थेनोस्फेयर का जो यहाँ पे सारा लागू, ये जो मैग्मा है, यानी कि मैग्मा का मतलब क्या, वो रॉक, अर्थ के अंदर का ही वो रॉक जो मोल्टन फॉर्म में हमको मिलता है। तो मोल्टन रॉक मटेरियल को ही, मोल्टन रॉक मटेरियल को ही हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये मैग्मा कुछ नहीं है, मोल्टन रॉक मटेरियल है। ठीक है, पिघला हुआ मोल्टन रॉक ही है। तो जब इसको यहां से रास्ता मिल जाता है तो ये इरप्ट करता है और ये यहाँ पे सेटल होना शुरू कर देता है। अब ये किस हिसाब से सेटल कर रहा है, क्या ये ऐसे ऐसे करके फैल रहा है, क्या ये बड़ा सा पहाड़ बना रहा है, क्या ये बहुत ऊंचा जा रहा है, क्या ये एक के ऊपर ही गिर रहा है, इस हिसाब से हम अलग अलग तरीके की वॉल्केनोस को डिफरेंशिएट या फिर क्लासिफाई करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से ये एस्केप करता है एस्थेनोस्फेयर से मॉल्टन रॉक मटेरियल यानी कि मैग्मा, और जब ये सरफेस के ऊपर आ जाता है तब इसी मैग्मा को हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस, सरफेस पे अपना रास्ता ढूंढ लेता है फट के। मटेरियल इन द अपर मैंटल इज कॉल्ड मैग्मा। इसी अपर मैंटल के अंदर, एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो मटेरियल है, जो रॉक है, उसी को हम मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक मटेरियल ही है। वंस इट रीचेज द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, सेम चीज है, मोल्टन रॉक मटेरियल यही है, पिघला हुआ रॉक है। जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर है तब उसको मैग्मा कहेंगे, जब वही अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाता है तब उसी रॉक मटेरियल को, मोल्टन रॉक मटेरियल को हम लावा कहेंगे। ठीक है, सेम चीज के दो नाम है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी लोकेशन अर्थ के अंदर है या अर्थ के बाहर है। ठीक है, मटीरियल्स रीचिंग द ग्राउंड। अब ये जो चीजें निकल रही हैं फट के, उसमें एक्चुअली है क्या, सबसे पहले तो लावा फ्लो है। ठीक है, ये जो आग है, जो गर्म है, ठीक है, ये जो मोल्टन लावा फ्लो है वो खुद जाता है। ठीक है, पायरोक्लास्टिक डेब्री है। डेब्री का मतलब क्या होता है, वही रॉक के छोटे छोटे टूटे हुए कंकड़ या हिस्से। ठीक है, ब्रोकन रॉक मटेरियल, उसे ही हम डेब्री कहते हैं, DEBRIS, में एस जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये डेब्री क्या है, ब्रोकन रॉक मटेरियल है। और पायरोक्लास्टिक का यही मतलब होता है कि और आसपास जो छोटे छोटे पत्थर हैं मोल्टन फॉर्म के अंदर, वो उन सबके टूटे हुए हिस्से। ठीक है, पायरोक्लास्टिक का मतलब वही मटेरियल जो वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, उसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है, अगर वो एक्सप्लोसिव तरीके से निकल रहा है तो एक एक्सप्लोसिव फॉर्म में, एक्सप्लोजन में बॉम्ब की तरह निकलता है, इसीलिए उसको वोल्केनिक बॉम्ब्स भी कहते हैं। ऐश निकलती है, राख निकलती है। ठीक है, डस्ट होती है अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन से, क्योंकि और भी कितनी सारे केमिकल तरीके के हमने देखा था कि जब हम मेंटल की बात कर रहे थे, हमने देखा था मेंटल लेयर जो है वो SIMA, सीमा, यानी कि सिलिकेट और मैग्नीशियम से मोस्टली मिलके बनी। बट इसमें और भी तरह के केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलिकेट्स होते हैं, इनके आपस में अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो सब मिलके जो है स्थेनोस्फेयर या फिर मेंटल को बनाते हैं। तो उन सब की छोटी छोटी डस्ट जो है या फिर जो डेब्री है, वो सब उस फॉर्मेट में लावा के थ्रू बाहर निकलता है। एंड गैसेस, और गैसेस तो हैं, और गैसेस में मोस्टली हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्टली नाइट्रोजन, ध्यान रखना, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स। अब हो सकता है ये फ्री फॉर्म में मिले, बट यहां लिखा है कि कंपाउंड्स फॉर्म में मिलता है, कि हो सकता है यही नाइट्रोजन सिलिकन के साथ, सिलिकेट के साथ, या मैग्नीशियम के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल कोई गैस बना दे, कंपाउंड बना दे, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हो सकता है कि सल्फर के साथ वहां पानी मिल जाए, और वही सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, और पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दे, तो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। तो किसी भी तरह का कंपाउंड जो है, बट उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन और सल्फर। तो उन्हें हम नाइट्रोजनस या फिर सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स बोलेंगे, सल्फ्यूरिक या फिर सल्फ्यूरस, डिपेंडिंग अपॉन कि सल्फर के किस तरह के एलिमेंट के साथ हम कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स मिलते हैं, माइनर क्लोरीन, कुछ हद तक क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और एक इनर्ट गैस यानी कि आर्गन भी मिलता है। तो इन सबको याद रखना, क्या क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स, कुछ मात्रा में क्लोरीन, कुछ हाइड्रोजन, और कुछ आर्गन। ये पांच मेजर चीजें, 1 2 3 4 5, इसको याद रखना, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स, उसके बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। ये पांच तरह की मेजर गैसेस होती हैं, अलोंग विद पायरोक्लास्टिक मटेरियल, डस्ट, एशेस, लावा बॉम्ब्स। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं एक साथ इरप्ट करती हैं किसी भी वोल्केनिक इरप्शन में। अब हम यहां शुरू करते हैं कि एक तो हमने क्लासिफिकेशन देख ही लिया कि अगर वोल्केनो रिसेंट पास्ट में
फटा है या इरप्ट हुआ है तो उसको हम एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे, बट उसका इरप्शन रिसेंट पास्ट में अगर नहीं है तो उसको हम इनएक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो ये तरह का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ या अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है कि वो किस तरह का लैंडफॉर्म बनाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्लासिफाइड बाय द नेचर ऑफ इरप्शन, इरप्शन किस तरीके से हुआ है, एंड द सरफेस फॉर्म डेवलप्ड, वही जो मैंने आपको बोला कि क्या सरफेस के ऊपर क्या लैंडफॉर्म वो बना रहा है, किस तरह से हमको विजिबल है वो वॉल्केनो का पहाड़ या फिर वो जो प्लेन बना रहा है। ठीक है, उसके शेप के हिसाब से, उसके सरफेस के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, प्लस किस तरह से वो फटा है, किस तरह से वो इरप्ट हुआ है। इन दोनों के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं किनको, वॉल्केनोस या वॉल्केनिक इरप्शंस को। सबसे पहला टाइप है हमारा शील्ड वॉल्केनोस। ये सबसे मोस्ट कॉमनली फाउंड वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम शील्ड वॉल्केनोस कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट अनदर टाइप ऑफ वॉल्केनिक फॉर्मेशन जो हम यहां देखेंगे, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। इनको छोड़ के जो सबसे बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो शील्ड वॉल्केनोस होते हैं। ठीक है, तो दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ volcanoes या types of volcanoes, largest of all volcanoes on earth barring basalt या basalt flows। basalt flows को या basalt plains को छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के जो सबसे बड़े वॉल्केनोज या वॉल्केनिक फॉर्मेशंस हमको देखते हैं वो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट होते हैं, कहने का दूसरा मतलब है। हवाईयन वॉल्केनोज जो सबसे फेमस वॉल्केनोज में से एक है, वो जो है HAWAIIAN। ठीक है, हवाई के अंदर, अमेरिका के अंदर जो हवाईयन वॉल्केनोज मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आर द मोस्ट फेमस, मेड मोस्टली ऑफ बसाल्ट। या बसाल्ट, या बसाल्ट जो है वो क्या है, एक तरह का इग्नियस रॉक ही है। इग्नियस रॉक हम देख चुके हैं, वो क्या होता है कि जब यही मैग्मा लावा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉलिडिफाई होता है या अर्थ के सरफेस पे आता है, तो ये अलग अलग तरह के रॉक्स बनाता है। उन रॉक्स को हम इग्नियस या फिर प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, बट प्राइमरी रॉक्स वो जो मोस्टली इस मोल्टन मैग्मा से जब वो सरफेस के ऊपर आता है तो लावा बनता है और कूल डाउन होता है, तो उसको हम इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अब यही डिपेंड करता है कि अर्थ के सरफेस पे बन रहा है कि अर्थ के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम उसको वॉल्केनिक या मतलब एक्सट्रूसिव या फिर इंक्लूसिव कह सकते हैं, इंट्रूसिव कह सकते हैं। मेड मोस्टली ऑफ बसॉल्ट, वेरी फ्लूइड लावा। ध्यान रखना, बसॉल्ट का या बसाल्ट का नेचर क्या होता है, बसाल्ट का नेचर होता है फ्लूइडिटी। ये बहुत जल्दी फैलता है, ये बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, वेरी फ्लूइड। इसका मतलब अगर कोई चीज फ्लूइड होगी तो वो एक जगह इकट्ठी नहीं होगी। जैसे पानी बहुत फ्लूइड है तो आप एक जगह अगर पानी डालोगे टेबल के ऊपर तो वो फैल जाएगा। उसी तरीके से बसाल्ट है, वो बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होता, बहुत गाढ़ा नहीं होता, वो बहुत फ्लूइड होता है। तो अगर यहाँ पे इरप्ट करेगा वो, तो वो यहाँ बह जाएगा, वो ऐसे बह जाएगा। इस वजह से ये बहुत ऊंचे नहीं होते, दे आर नॉट वेरी टॉल। ठीक है, ये अगर फ्लूइड है तो ये इस तरीके से बह जाएगा और इस तरह का कुछ वॉल्केनो बना देगा, और इस तरह का वॉल्केनिक माउंटेन हमको देखने को मिलेगा। ये बहुत ऊंचा नहीं होगा। ऊंचा क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी बहुत हाई है, किसकी, बसाल्ट की। ठीक है, तो बसाल्ट इस तरीके का प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक है जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, ग्रेनाइट के कंपैरिजन में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नॉट स्टीप। स्टीप का मतलब क्या, ऐसे। ठीक है, एकदम स्टीप, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टीप चढ़ाई है उस पहाड़ की, तो बहुत ऊंचा नहीं है। ठीक है, उसकी एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं, ये स्टीप हुआ। और ये स्टीपनेस जो है ये कम होती रहती है अगर मैं ऐसे ऐसे इसको प्लेन कर दूं, तो एक प्लेन की स्टीपनेस ऑलमोस्ट जीरो होती है, और किसी बहुत ऊंचे पहाड़ वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। ठीक है, तो वो बहुत स्टीप, बहुत ऊंचे नहीं होते। ठीक है, लो एक्सप्लोजिविटी। ठीक है, इनकी एक्सप्लोजिबिलिटी जो होती है यानी कि फटने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत लो होती है। तो ये इतने कंपैरेटिवली डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होते हैं, ये मोस्टली शांत रहते हैं, काम होते हैं, बट कैन टर्न एक्सप्लोसिव इफ वाटर एंटर्स द वेंट। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं एक कंडीशन में, अगर किसी तरीके से पानी इनके अंदर चला जाए। हो सकता है कि रेनफॉल हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, पानी किसी और फॉर्म के थ्रू, किसी और कंड्यूट के थ्रू, ग्राउंड वाटर किसी तरीके से यहां पहुंच जाए। अगर पानी इसके अंदर चला गया तब इनकी एक्सप्लोजिविटी बढ़ जाती है। इनके केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि ये और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपको समझ आया। शील्ड वोल्केनोस पहले तरह के वोल्केनोस हमने देखे, ये मोस्ट कॉमनली फाउंड वोल्केनोस है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, बारिंग या फिर एक्सेप्ट द बेसाल्ट फ्लोस, जो फ्लो प्लेन्स हम देखेंगे बेसाल्ट के आगे, उनके अलावा जितने और तरह के वोल्केनोस हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोस ये शील्ड वोल्केनोस ही होते हैं। लार्जेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये लार्ज होते हैं बट इनका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टीप नहीं होते। और स्टीप ना होने का कारण क्या है कि जिस चीज से ये बने हैं, जिस बेसाल्ट से बने हैं, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत, उसका बहाव बहुत तेज है, वो जल्दी से जैसे निकलता है वो बह जाता है, इसीलिए लार्ज फॉर्म होते हैं, ऊंचे फॉर्म नहीं होते। ठीक है, और क्योंकि ये बेसाल्ट है और ये फ्लो लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इस वजह से इनकी एक्सप्लोजिबिलिटी, फटने की क्षमता जो है, इरप्शन की जो एनर्जी है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती। दे हैव लो एक्सप्लोसिव पावर और एक्सप्लोसिविटी। ठीक है, बट ये एक केस के अंदर एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, कब? जब इनके वेंट के अंदर, वेंट का मतलब क्या? वो एरिया जहां से ये फट रहे हैं, जहां से इरप्ट कर रहे हैं, तो ये जो वेंट एरिया है, अगर यहां पे किसी तरीके से वाटर आ जाए, ठीक है, तब इनकी एक्सप्लोसिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अदरवाइज इनकी एक्सप्लोसिविटी लो ही रहती है। तो आई होप ये शील्ड वॉल्केनोज आपको समझ आ गई। देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्केनोज विच आर नोन एज कॉम्पोजिट वॉल्केनोस। ये कॉम्पोजिट वॉल्केनोस क्या होते हैं? इनको सिंपली देखा जाए तो इनको लेयर्ड वॉल्केनोस भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर जब मटेरियल जाता है तो उसी के ऊपर गिर जाता है और साइड हो जाता है और ये अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेता है, इसीलिए इसको कॉम्पोजिट बोला जाता है या फिर लेयर्ड वॉल्केनोस बोला जाता है। इरप्ट कूलर मोर विस्कस लावा देन बसॉल्ट। इसका जो लावा होता है एज कंपेयर टू शील्ड वॉल्केनोस, वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। उसकी फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू द फ्लूइडिटी ऑफ शील्ड वॉल्केनोस कंपैरेटिवली कम होती है। फ्लूइडिटी कम होने का मतलब ये थोड़ा और गाढ़ा है, थोड़ा विस्कस है, इसलिए और ज्यादा नहीं बहेगा, कंपैरेटिवली अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखो कि अगर यही मान लो ये मेरे पास शील्ड वॉल्केनो है, मतलब ये यहाँ पे मेरे पास इरप्शन होता है, तो ये बाहर चला जाता है, इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है तो ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे फ्लो करके इधर चला जाएगा जितना मूव कर सकता है। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मेरा शील्ड वॉल्केनो एक शील्ड की तरह होगा। ठीक है, जो हम शील्ड देखते हैं किसी तरीके से, तो वो शील्ड बहुत ऊंची नहीं होती पहाड़ की तरह। ठीक है, आपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी होगी, तो वो शील्ड या जो कवच है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये शील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली लार्ज होता है, टॉल या लॉन्ग नहीं होता। वेर एज जब हम कॉम्पोजिट की बात करें, और क्योंकि इसका लावा जो है इसके वेंट्स की थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता, ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता, वहीं पे ही रह जाता है। तो यहां से निकला और यहीं पे ही रह गया, यहां से निकला और यहीं पे ही रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कूलर है कंपैरेटिवली, उससे इतना ज्यादा गर्म नहीं है जितना बेसाल्ट है और उतना ज्यादा फ्लूइड भी नहीं है। तो यहीं पे फॉर्म हो गया, तो एक लेयर ये बन गई, फिर उसके बाद निकला तो एक लेयर इसके ऊपर यहां बन गई, फिर एक लेयर उसके ऊपर बन गई। तो ये क्या है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, परते परते फॉर्म करता रहता है, इसीलिए इसको कॉम्पोजिट या लेयर्ड वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, इट इरप्ट्स कूलर मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। बेसाल्ट के कंपैरिजन में और ज्यादा विस्कस या गाढ़ा लावा ये जो है इरप्ट करता है, ऑफन रिजल्टिंग इन एक्सप्लोसिव इरप्शंस। और इसके कंपैरिजन में इसकी एक्सप्लोसिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनोस की एक्सप्लोसिविटी ज्यादा होती है। लावा प्लस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके अंदर जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, इसका मतलब क्या? जो रॉक का डेब्री है, एक्चुअली जो अंदर पत्थर है, जब लावा निकलता है तो उसमें से निकल क्या क्या रहा है? गैसेस निकल रही हैं, पानी निकल रहा है, ठीक है, वो आग निकल रही है। और पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्चुअली जो अंदर मोल्टन पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर में कुछ सॉलिड फॉर्म में है, कुछ मोल्टन फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में। तो उसमें जो रॉक का डेब्री होता है, यानी कि टूटा हुआ छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे पत्थर पत्थर कंकड़ होते हैं, वो ही पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्चुअली रॉक का डेब्री ही है, तो पत्थर फॉर्म में है, तो इतना फ्लूइड नहीं होगा, इसीलिए बार बार ये लेयर फॉर्म कर देगा। किसकी? इसी पायरोक्लास्टिक मटेरियल की, इस रॉक डेब्री की। ठीक है, जो जो रॉक एक्चुअली अर्थ के अंदर एस्थेनोस्फेयर में था, वही बाहर निकल के इसके अंदर लेयर्स फॉर्म कर देता है। लावा प्लस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड ऐश, और जो राख होती है वो अक्यूमुलेट कर देते हैं नियर द वेंट। तो वेंट पे नहीं, वेंट के पास। अगर ये मेरा कुछ इस तरीके से ये मेरा वेंट है, तो यहां से निकलेगा तो वेंट के पास यहां गिर गया, यहां गिर गया, यहां गिर गया, यहां गिर गया। और इसकी जब एक बार ये बन गया तो इसकी अलग लेयर हो गई, फिर बाद में 2 साल बाद फिर फटा, फिर यहां लेयर बना दिया। इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है।
फॉर्मिंग विजिबल लेयर्स। और ये लेयर्स क्या होती हैं? ये विजिबल लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। और उनकी लेयर्स अगर आप धीरे धीरे उनको पढ़ोगे, उनको एनालाइज करोगे, उनके रॉक सैंपल्स देखोगे, तो उनमें जब उनकी कार्बन या रेडियो एक्टिव डेटिंग होगी तो पता लग जाएगा कि कितने साल पहले का ये इरप्शन हमको देखने को मिल रहा है। जब उसका रॉक सैंपल देखा जाएगा कि अच्छा ये 20 साल पुराना है, ये 50 साल पुराना है, ये 100 साल पुराना है, इस तरीके से उनकी रॉक सैंपलिंग से जैसे जैसे हम विजिबल लेयर्स के अंदर जाते रहेंगे, उनकी कार्बन डेटिंग हमको पता लगती रहेगी। तो आई होप ये आपको समझ आया कि शील्ड वॉल्केनोस और कंपोजिट वॉल्केनोस में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनो व्हिच इज कैल्डेरा। ये हमारे सारे वॉल्केनोज में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव और सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो अगर कोई होता है तो उसको हम कैल्डेरा कहते हैं। ये क्या करता है? ये फटता है, अपने ऊपर ही गिर जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लोसिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनो अगर कोई होता है तो उसे हम कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है। द मैग्मा चेंबर इज ह्यूज। और इतना ज्यादा क्यों होता है? इसके दो कारण है। सबसे पहले तो जिस मैग्मा चेंबर के नीचे ये है, अब हमने देख लिया कि अगर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और ये मेरा अंदर एस्थेनोस्फेयर है जहां से ये निकल रहा है। अब ये एस्थेनोस्फेयर का भी जो लेयर है यूनिफॉर्म तो नहीं है, हो सकता है ये कहीं पे थोड़ी ज्यादा कहीं पे थोड़ी कम हो सकता है कि कहीं यहाँ पे अगर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वो यहाँ से हो रहा है, इस पोर्शन से आ रहा है, बट हो सकता है कहीं पे दूसरी जगह अगर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ये मेरा एस्थेनोस्फेयर है तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो यानी कि अर्थ के सरफेस के पास है ये एस्थेनोस्फेयर, इसका जो सोर्स है, और ये बहुत बड़ा है। हो सकता है कि यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में छोटा सा ही सोर्स हो, इसका ये छोटा सा ही सोर्स हो, तो मैग्मा ही कम है, तो इस वजह से स्पीड कम होती है, एक्सप्लोसिविटी कम होती है। बट इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन में, कैल्डेरा में, ये जो मैग्मा का सोर्स है एस्थेनोस्फेयर से जो आ रहा है वो सरफेस के एक तो पास है और बहुत बड़ा है। इसका इससे ही ये हमको कैसे पता लगता है? उसकी एक्सप्लोसिविटी से, कि इतना तेज फट रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास में ही है। इसका जो सोर्स है वो कंपैरेटिवली इसके पास है, सरफेस के थोड़ा नीचे ही है, और बहुत बड़ा सोर्स है, तभी इतना ज्यादा स्पीड से ये इतना एक्सप्लोसिवली फट रहा है, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप। द मैग्मा चेंबर इज ह्यूज एंड क्लोज टू द सरफेस। इसका मैग्मा चेंबर बड़ा होता है और सरफेस के पास होता है। तो इरप्शन कॉजेस वॉल्केनो टू कोलैप्स ऑन इटसेल्फ रादर देन बिल्ड हाइट। ध्यान से समझो कि यहां पे क्या होता है? इरप्शन जो होता है, क्योंकि इतना तेज होता है, इतना एक्सप्लोसिव होता है, इट कॉजेज द वॉल्केनो टू कोलैप्स ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फट जाता है। ये फटता है और अपने वेंट के ऊपर ही गिर जाता है, इतना तेज, इतना एक्सप्लोसिव होता है, जैसे फाउंटेन की तरह। अगर जैसे ये ऐसे है तो ये फटा इतना तेज और यहीं पे ही गिर गया, इसी के ऊपर गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे एक वेंट क्रिएट कर दिया, ये वेंट इसका बढ़ता रहा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये इतना एक्सप्लोसिव है कि अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है, इसको बाहर दूर जाने की या फिर ऊंचा होने की कोई जरूरत नहीं है। इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ रादर देन बिल्ड हाइट। तो रादर देन कि ये हाइट में ऊंचा हो या फिर बेसॉल्ट प्लेन्स की तरह या शील्ड वॉल्केनोस की तरह दूर जाए, दोनों ही नहीं करता। ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि अपने ऊपर ही फट जाता है। द रिजल्टिंग डिप्रेशन इज द कैल्डेरा। और ये जो डिप्रेशन फॉर्म होता है, यानी कि इस तरीके से, और फिर जो ये एरिया बनता है, ये जिसके अंदर ये हमको मैग्मा दिखता है, जिसको जब आप मूवीज के अंदर या जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन इमेजिन करते हो तो वहां पे जो बड़ा गर्म सा जो वॉल्केनिक मैग्मा हमको दिखता है वो एक्चुअली कैल्डेरा ही होता है, जो बहुत खतरनाक दिखता है दिखने में, तो दैट इज एक्चुअली कैल्डेरा। ये जो वेंट होता है इसी को हम फिर कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है, जहां पे ये इमर्ज करके इसी में गिर जाता है मैग्मा या फिर लावा। तो आई होप ये क्लियर हुआ। सबसे मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप वॉल्केनिक इरप्शन का क्या है? कैल्डेरा। ये अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है। ये क्यों फॉर्म होता है? क्यों? क्योंकि जो मैग्मा का सोर्स है, जो मैग्मा चेंबर है, जहां से ये मैग्मा निकल रहा है, वो इसके अर्थ के सरफेस के पास में ही है, बहुत नीचे नहीं है स्टेनोस्फेयर। यहाँ पे स्टेनोस्फेयर अर्थ के सरफेस के पास ही है। हमने देखा कि जब भी हम डेप्थ की बात करते हैं तो हम एवरेज डेप्थ की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी, ओशनिक क्रस्ट में भी। क्यों? क्योंकि कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं थिकनेस ज्यादा है, कहीं थिकनेस कम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्टेनोस्फेयर जो है कंपैरेटिवली रिलेटिवली सरफेस के पास है और बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में हमारे पास ये मैग्मा अवेलेबल है। इस वजह से इतना एक्सप्लोसिवली ये फट रहा है। तो इट हैज द हाईएस्ट एक्सप्लोसिविटी। So eruption causes volcano to collapse on itself rather than either build height और फॉर्म शील्ड वॉल्केनोज। ना तो इसकी लेंथ बड़ी होती है, ना इसकी हाइट बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसकी एक्सप्लोसिविटी की वजह से ये अपने ऊपर ही फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, विच इज द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। जैसे हमारे शील्ड वॉल्केनोस थे ना,
इमेजिन करो कि उससे भी ज्यादा लिक्विड, उससे भी ज्यादा फ्लूइड अगर हमारे पास बेसाल्ट हो जाए तो वो एकदम पानी की तरह बह जाता है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये कोई, यहाँ से एस्थेनोस्फेयर से लावा मैग्मा आ रहा है और ये ऊपर हुआ और इतना फ्लूइड है कि एकदम पानी की तरह बह गया और ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जिस तरह का सरफेस फॉर्म हो रहा है एकदम लॉन्गिट्यूडनल सरफेस, तो ये बहुत लंबे लंबे तक से फैल जाते हैं, एकदम प्लेन्स की तरह फैल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही जो डेक्कन ट्रैप है, पेनिनसुलर इंडिया में जो हमको डेक्कन ट्रैप मिलता है वो वॉल्केनिक है ओरिजिन में। ठीक है, जो प्लेट्यूज मिलता है उसमें से कई सारे, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है वो एक्चुअली क्या है, वो ये बसाल्ट प्लेन ही है। जब इरप्शन हुआ इतना एक्सप्लोसिवली नहीं हुआ, एकदम फ्लूइड है और एकदम प्लेन की तरह पानी की तरह फैल गया। जैसे अगर आप टेबल के ऊपर पानी डालो तो पानी एकदम फैल जाता है, उसी तरीके से यहाँ का जो मैग्मा है वो इतना फ्लूइड है पानी की तरह कि इरप्ट हुआ और प्लेन फॉर्म कर दिया, एक फ्लड प्लेन फॉर्म कर दिया, इसीलिए इसको फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस कहते हैं। ठीक है, आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, कैसा लावा, जो हाईली फ्लूइड है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है, एकदम उसकी फ्लूइडिटी पानी की तरह है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करता है। ठीक है, अगर कोई गाढ़ी चीज मैं टेबल पर डालूंगा तो वो मोस्टली अपने पास ही वहीं पे रह जाएगी। जैसे मैं अगर बटर डालूंगा तो वो थोड़ा सा मेल्ट होगा बट वहीं पे रह जाएगा, बट मैं पानी डालूंगा तो वो एकदम फैल जाएगा। तो जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी उतना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करता है, और यहाँ पे जो लावा है उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, विच इज वाई इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट। हमने देखा भी था कि हमने पीछे देखा था, एक्सेप्ट दिस, बारिंग द बेसाल्ट फ्लोज, बेसाल्ट फ्लोज को छोड़ के ये सबसे बड़ा है। तो किसको छोड़ के, इनको छोड़ के, इसका मतलब ये सबसे बड़े हैं, ये इस शील्ड वॉल्केनोस से भी बड़े हैं क्या, ये जो बेसाल्ट प्लेन्स होते हैं या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस होते हैं। फ्लोज में एक्सीड 50 मीटर, फ्लोज में एक्सीड 50 मीटर थिकनेस, तो इनकी थिकनेस लगभग 50 मीटर की भी नहीं होती, इतने पतले होते हैं, इनकी थिकनेस इतनी कम होती है। ठीक है, कि 100 मीटर भी नहीं जा रही, केवल 50 मीटर तक थिकनेस है। और कहाँ हम शील्ड वॉल्केनोस कैल्डेरा की बात कर रहे हैं जो माउंटेन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये 50 मीटर भी नहीं है। ठीक है, द डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर अ मेजर एग्जाम्पल। और तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में ही क्या है, हमारा डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू, और उसमें भी जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लड बेसाल्ट provinces. Then we have the last type of volcanic eruptions which happen inside and between the oceans. इनको हम कहते हैं MOR, मिड ओशियनिक रिजेस। ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स ओवर द अर्थ सरफेस, तब हम अलग अलग थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक है, जहां पे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करेंगे। तो हमको पता लगा, यानी कि साइंटिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को पता लगा कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये लगभग, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो ओशियंस वाला रीजन है ये खाली नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां केवल पानी है। इन ओशियंस के बीच में हमको पहाड़ की रेंजेस मिली, वो पहाड़ जो ओशियन के एकदम नीचे से शुरू हो रहे हैं। यानी कि एक्चुअली अगर देखा जाए, जब हम केवल एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, अगर हम सी लेवल के हिसाब से बात करें तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास हिमालयाज है, जहां पे माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 8848। बट क्योंकि ये सी लेवल से सबसे ऊंचा है इसीलिए सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। बट अगर केवल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए, अगर केवल इस नंबर में देखा जाए, तो यहाँ पे हमको ऐसे पहाड़ देखने को मिलते हैं जो पानी के नीचे से शुरू हो रहे हैं और लगभग 11,000 मीटर, ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास इनकी एक्चुअल हाइट होती है एब्सोल्यूट टर्म्स में। अब वो माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे नहीं जाता क्योंकि पानी में इतना नीचे से शुरू हो रहे हैं, तो लगभग पानी के थोड़ा सा ऊपर तक चले जाएंगे। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे पहाड़ मिलते हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, बट क्योंकि उनकी एलिवेशन सी लेवल के हिसाब से बहुत कम होती है, इसलिए उनको लार्जेस्ट या टॉलेस्ट माउंटेन नहीं कंसिडर किया जाता। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है इन ओशंस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इन ओशंस के बीच में हमको रिजेस मिलती हैं। रिज का मतलब क्या, माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, पहाड़ों के एक्चुअल खूब सारे रेंजेस मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, और कभी कभी ये पहाड़ जो हैं दे ऑल्सो हैव सम एक्टिव वॉल्केनोज इन देम, उनके अंदर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, और उस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस को हम मिड ओशियनिक रिजेस या फिर मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शंस कहते हैं। ठीक है, दे अकर इन ओशियनिक एरियाज, ये कहां पे होते हैं, ये लैंड के ऊपर नहीं होते। अभी तक जितने भी हमने देखे, चाहे कैल्डेरा हो, बेसाल्ट प्रोविंसेस हो, शील्ड हो, कंपोजिट वॉल्केनोस हो, वो कहाँ है, वो कॉन्टिनेंट के ऊपर हो रहे हैं। एक्चुअली
लैंड के ऊपर हो रहे हैं, बट ये कहाँ है, ये ओशन के अंदर है, ठीक है। ओशन के अंदर जो नीचे है वहां से पहाड़ ऊपर है और उसके अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब वो वॉल्केनिक इरप्शन पानी के अंदर भी हो सकता है और पानी के ऊपर भी हो सकता है। मोस्टली ये पानी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा ओशन बेड है और यहां तक मेरा पानी है, तो हो सकता है कि मेरा वॉल्केनो माउंटेन जो है वो यहीं तक हो और यहीं फट के पानी के अंदर ही रह जाए, ठीक है। तो उनको हम मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोस कहते हैं। अकर इन ओशियनिक एरियाज along a system of mid-oceanic ridges over 70,000 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये छोटे रिजेस नहीं है, लगभग 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, 70,000 किलोमीटर लॉन्ग रिजेस हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग स्ट्रेचिंग थ्रू ऑल द ओशियन बेसिन्स, सारे के सारे ओशियन बेसिन्स को यह कवर करते हैं जो 70,000 किलोमीटर के ओशियनिक मिड ओशियनिक रिजेस हैं, ठीक है। ओशन के अंदर जो हमको पहाड़ मिलते हैं ये बहुत लंबे रेंज में मिलते हैं, लगभग 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है। द सेंट्रल पोर्शन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शंस, इनके जो बीच का पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये मेरा रिज है पूरा का पूरा, ठीक है, ये इसमें पहाड़ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक ही पहाड़ हो सकता है इसके साइड में भी छोटे छोटे यहाँ पहाड़ हो, ठीक है, ये रिजेस हो, सिंगल लेयर थोड़ी है, कितने भी हो सकते हैं, ये आगे आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसमें जो बेसिकली जो एकदम बीच वाली लाइन है, लगभग मिडल पोर्शन है, यहां पे होता है वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। ये जो ये वाला पोर्शन है ये इरप्ट करता है और इसीलिए इसको हम मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं, ओशियंस के बीच में। और उन रिज में भी जो एकदम सेंट्रल पार्ट में है, रिज में भी लॉन्गिट्यूडनली विड्थ में कई सारे रेंजेस हो सकते हैं, आसपास में साथ में पहाड़ हो सकते हैं, उनमें जो सेंट्रल पहाड़ होता है जो सबसे नया होता है वो हम पढ़ेंगे जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा इरप्ट करता है, ठीक है। दैट विच इज द मोस्ट वॉल्केनिक इरप्शन इन नेचर, occur in mid-oceanic areas along a system of mid-oceanic ridges over 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और सारे के सारे ओशन बेसिन्स को ऑलमोस्ट कवर करता है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो मोस्टली फ्रीक्वेंट इरप्शंस एक्सपीरियंस करता है। तो आई होप ये आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनोस समझ आ गए हो। हमने शील्ड वॉल्केनोस की बात करी, ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पोजिट की बात करी, कैल्डेरा की बात करी, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस की बात करी और मिड ओशियनिक रेंजेस की बात करी। ये पांचों आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके डायग्राम्स देख सकते हैं गूगल पे और इस लेक्चर को एक बार रिविजिट कर सकते हैं इनको डिटेल में दोबारा समझने के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज एक्चुअली द वॉल्केनिक फॉर्म्स, ठीक है, जो लैंडफॉर्म्स वो बना रहे हैं और कौन से लैंडफॉर्म्स, जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था कि जो मैग्मा है, जो मॉल्टन मटेरियल है मॉल्टन रॉक मटेरियल है, वो कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, कहाँ पे ठंडा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है या उसका क्या नाम बोला जाएगा, कि वो एक्सट्रूसिव होगा या इंट्रूसिव होगा। लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्ट, वो लावा या वो मैग्मा जो अर्थ के अंदर क्रस्ट के नीचे कूल होता है या सॉलिडिफाई होता है, उसको प्लूटोनिक बोलते हैं। और जो सरफेस के ऊपर या सरफेस पे होता है उसको वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। जैसे ये मेरा स्टेनोस्फेयर है अगर मान लो, और ये मेरा क्रस्ट है, यहीं से ये बाहर निकला और यहीं पे फॉर्म हो गया, मान लो यहीं पे ठंडा हो गया, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको प्लूटोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म और दिस टाइप ऑफ रॉक विल बी नोन एज प्लूटोनिक और इंट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक, ठीक है, प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक। उसी और अगर इसी एस्थेनोस्फेयर से कोई लावा या मैग्मा बाहर निकल गया और सरफेस के ऊपर यहां पे कोई स्ट्रक्चर बना दिया या फिर यहां पे सरफेस के ऊपर कोई रॉक बना दिया, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक, ठीक है। एक्सट्रूसिव या फिर एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स या फिर रॉक अगर सरफेस के ऊपर है और अंदर है तो इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम सारी चीजें पढ़ेंगे और इसके अलावा एक और जो यहां नहीं है, डाइक्स, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है बट यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ये सब क्या हैं, ये इंट्रूसिव हैं, ये क्या है, ये प्लूटोनिक है। ऑल दीज टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म ड्यू टू मोल्टन मैग्मा ड्यू टू देयर सॉलिडिफिकेशन आर एक्चुअली इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, आर एक्चुअली प्लूटोनिक इन नेचर। तो ये सारे प्लूटोनिक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, बैथोलिथ्स, ठीक है, इनके नाम पहले आप देख लो, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लैपोलिथ, पैकोलिथ, सिल्स, शीट्स एंड डाइक्स।
लिथ का मतलब तो आप जानते हो, लिथ का मतलब होता है पत्थर या रॉक, ठीक है, इसीलिए वो बैथो रॉक, लैकोरॉथ रॉक, लैपो रॉक, ठीक है, फैको रॉक और सिल्स और शीट्स, ठीक है। उसका शेप क्या है, बहुत सिंपल है समझना, इनके नाम तो बस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, अगर आप इनको एक बार सिंपली समझ लोगे तो डायरेक्टली एक बार एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस तरीके इंट्रूसिव रॉक की बात हो रही है, ठीक है। उनकी शेप हल्की सी भी चेंज हो जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। सिंपली देखा जाए कि अगर कोई भी लार्ज डोम होगा, इनको हम पढ़ लेंगे बट मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, अगर कोई भी लार्ज डोम आपको देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा मेजर देखने को मिलेगा, उस तरह के वॉल्केनिक फॉर्मेशन को, इंट्रूसिव प्लूटोनिक फॉर्मेशन को हम बैथोलिथ कहते हैं, जो डोम फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और ये हमको क्या मिलते हैं, ये जायंट डोम्स बहुत नीचे मिलते हैं, ये बहुत डीप होते हैं, ठीक है, दे आर द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ मैग्मा। तो ये जो है ये एक बैथोलिथ है। अब यही इसी तरीके का डोम फॉर्मेशन अगर थोड़ा छोटा हो और थोड़ा ऊपर मिले और उसके साथ एक कॉन्ड्यूट मिले, यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिले जो ये बना रहा हो, तब उसको हम लैकोलिथ बोलेंगे। तो ये कुछ मशरूम के शेप इमेजिन कर लो आप, ठीक है, कि यहां पे एक ये कॉन्ड्यूट हो, एक पतली सी लाइन हो जहां से मैग्मा आ रहा है, और फिर एक डोम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, ठीक है, ये एक पाइप हो और फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, तो ये लैकोलिथ हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम लैपोलिथ की बात करें तो इसको आप उल्टा कर दो, एक प्लेट या एक सॉसर की शेप ले लो, तो ये अगर इस तरीके का कुछ मिले, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कुछ ये जो है ये कॉनकेव होना चाहिए, ये साइड ऊपर की तरफ, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, लैपोलिथ। उसी तरीके से अगर कुछ वेवी स्ट्रक्चर मिले, वेवी स्ट्रक्चर कहां मिल सकता है, इसके लिए आपको दो वर्ड पता होना चाहिए, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मतलब है, अगर जब हम देखते हैं कि अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कहीं पे कुछ पुलिंग होती है, कहीं पुशिंग होती है, कहीं कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, कहीं पुलिंग होती है, तो ये इस तरह के जो है अलग अलग प्रेशर्स की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये फॉर्म्स इस तरह से हो जाती है, या रॉक जो है ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाती है। जब उबड़ खाबड़ रॉक्स ऐसे होती हैं तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा लेटर क्या होता है, ये हम ए में देखते हैं, तो ऐसे याद रखो कि ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा एंटीक्लाइन होगा, ठीक है। वेयर जो यू शेप्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं सिंक्लाइंस, ठीक है। जो नीचे होगा, जो सिंक कर रहा है, सिंक से आप याद करोगे, सिंक का मतलब नीचे, ठीक है, तो सिंक कर रहा है तो सिंक्लाइन, और ऊपर ए की तरह है तो एंटीक्लाइन, ठीक है। तो इन इन सरफेसेस में ऐसे देखो, इनके अंदर क्या होता है, इनमें कंप्रेशन होता है, इनमें डिटैचमेंट होता है, इनमें फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, और ये आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह का अगर कोई सरफेस है, ये क्या है, ये मेरा एंटीक्लाइन है और ये मेरा सिंक्लाइन है, ये दोबारा मेरा यहाँ पे एंटीक्लाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से वेवी फॉर्म में। तो अगर एंटीक्लाइन फॉर्म में यहाँ पे कोई मुझे वेवी सरफेस मिल जाए, यहाँ पे अगर कूल डाउन कर जाए मैग्मा, ठीक है, या फिर नीचे यहाँ पे कर जाए, इस तरह के प्लूटोनिक या फिर इस तरह के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को हम कहते हैं फैकोलिथ, ठीक है। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस और एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस आर नोन एज फैकोलिथ। एंटीक्लाइन के टॉप पे वेवी स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है, इस तरह का वेवी स्ट्रक्चर, या फिर सिंक्लाइन के नीचे कोई वेवी स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ्स, सॉरी, ठीक है। ये फैकोलिथ हो गया कि यहाँ एंटीक्लाइन पे मिल गया या फिर सिंक्लाइन के नीचे मिल गया, ठीक है। फिर देखते हैं सिल्स या शीट्स। अगर मेरा जो लैंडफॉर्म है वो ठंडा हो गया एक हॉरिजॉन्टल शीट की फॉर्म में, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल शीट की फॉर्म में फॉर्म हो गया तो उसको हम सिल्स या शीट्स कहते हैं। अगर वो पतला है, थिन है, तो वो शीट है, और अगर वो थोड़ा सा मोटा है, बट दोनों क्या है, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, अगर वो थोड़ा सा थिक हॉरिजॉन्टल है तो वो सिल्स है, अगर वो थिन हॉरिजॉन्टल है तो वो शीट है।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरह का टाइप ये है। डाइक्स क्या होते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलरली, जैसे ये पाइप है ना, इस तरीके से एक ऑलमोस्ट नियर परपेंडिकुलर टू द मैग्मा चेम्बर, अगर वो परपेंडिकुलरली सॉलिडिफाई हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा था और वहीं पे ऐसे रुक गया, ठीक है, परपेंडिकुलर वर्टिकल रॉक की तरह अगर वो वहीं पे कूल डाउन हो गया, तो उसको हम डाइक्स बोलते हैं। कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो उसको हम डाइक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार ये सब पढ़ लेते हैं। लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कूलिंग एट डीप क्रिस्टल डेप्थ्स। पहली बात क्या, बैथोलिथ ने पहली बात क्या कि डीप जगह फॉर्म हो रहा है, अर्थ के बहुत नीचे, यानी स्टेनोस्फेयर के थोड़ा सा ही ऊपर जो फॉर्म होगा वो बैथोलिथ होगा। फॉर्मिंग लार्ज जाइगेंटिक एंड ग्रेनाइटिक डोम्स। किस तरीके के डोम्स? ग्रेनाइटिक। ठीक है, ग्रेनाइट से मिलके बनेंगे। जब हमारा इग्नियस रॉक जो है या प्राइमरी रॉक जो है वो ऊपर फॉर्म हो रहा है, अर्थ के सरफेस पे फॉर्म हो रहा है, एक्सट्रूसिवली फॉर्म हो रहा है, तब वो मोस्टली बेसॉल्ट होता है। जब वो अर्थ के अंदर ठंडा होता है तब वो ग्रेनाइट होता है। तो ठीक है, ग्रेनाइट से बने हुए बहुत बड़े बड़े डोम्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के डोम्स, अगर वो बहुत नीचे डेप्थ पे बने तो उनको बैथोलिथ्स बोला जाता है। विजिबल ओनली आफ्टर डेन्यूडेशन रिमूव्स ओवरलाइंग मटेरियल। ये तभी विजिबल होते हैं, ये तभी विजिबल होते हैं, जैसे मान लो ये इस तरीके का है, ये मेरा बैथोलिथ है, ये मेरा डोम है, ठीक है, ये मैग्मा से मिलकर यहाँ मैग्मा ठंडा हो गया और ये बेसाल्ट बन गया, और ये मेरा अर्थ का क्रस्ट है मान लो। ठीक है, जब धीरे धीरे डेन्यूडेशनल प्रोसेस होंगे, इरोजन होगी, तो मान लो ये सारा एरिया यहाँ से चला गया, धीरे धीरे ये लाइन नीचे यहाँ पे आ गई, फिर और इरोजन हुआ कुछ सालों बाद तो यहाँ पहुंचा, फिर 100 साल बाद ये यहाँ पहुंचा धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा है जब ये मेरा अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, तब मुझे ये पोर्शन दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट था बहुत पहले से, बट क्योंकि ये सारा एरिया में इसको ढक रहा था तो मुझे दिख नहीं रहा था, बट ये सारा एरिया जब इरोड हो गया, उड़ के चला गया किसी तरीके से, इसको यहाँ से हटा दिया किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट ने, तब ये धीरे धीरे मुझे विजिबल होना शुरू होता है। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा और डेन्यूडेट होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, तब ये सारा का सारा दिखेगा अच्छा ये इतना बड़ा है, फिर और डेन्यूडेट होगा यहाँ पहुंच जाएगा तो दिखेगा अच्छा ये इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये तभी विजिबल होते हैं कब, जब किसी डेन्यूडेशनल प्रोसेस के थ्रू, किसी जियोमॉर्फिक एजेंट के थ्रू ये इरोजन हो जाता है और ये सरफेस के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं। दे गेट विजिबल ड्यू टू दिस डेन्यूडेशनल प्रोसेस। ठीक है, दे आर विजिबल ओनली आफ्टर डेन्यूडेशन रिमूव्स ओवरलाइंग मटेरियल। जब इसके ऊपर की जो परतें हैं, इसके ऊपर की जो लेयर्स हैं, वो टॉप एरिया हटना शुरू होता है, डेन्यूडेट होना शुरू होता है, तभी इसके नीचे का ये विजिबिलिटी हमको दिखती है। ठीक है, तो बैथोलिथ समझ आ गया। लैकोलिथ क्या है? सिमिलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, बट इनके अंदर एक नीचे पाइप विजिबल होता है, ये कॉन्ड्यूट या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखता है। लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस। इसका बेस क्या है? वो लेवल है, ध्यान रखना, सीधा बेस है, कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्ड्यूट बिलो। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है? एक पाइप से कनेक्टेड है, और ये पाइप नीचे कहाँ जाता है? ये एस्थेनोस्फेयर में जा रहा है, नीचे यहाँ पे जो बड़ा पूरा मैग्मा चेम्बर है, पूरा एस्थेनोस्फेयर की लेयर है, वहां से एक रास्ता निकला और हल्के से पाइप में गया और फिर एक डोम फॉर्म कर दिया। तो इस तरह का जो ये मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है वो लैकोलिथ है। ठीक है, पाइप लाइक कॉन्ड्यूट बिलो लाइक अ डीप सरफेस वोल्केनिक डोम। जैसे डीप सरफेस में एक वोल्केनिक डोम है, बोला जाता है कि ये लैकोलिथ इज सिमिलर टू व्हाट? सिमिलर टू द कॉम्पोजिट वोल्केनोस। जो हमने कॉम्पोजिट वोल्केनोस की बात करी थी ना, जब हम अलग अलग तरह के वोल्केनोस की बात कर रहे थे बाहर, तो वही कॉम्पोजिट वोल्केनो अगर अर्थ के अंदर फॉर्म हो जाए तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमको लैकोलिथ का देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, like a deep surface volcanic dome, like the Carnatic plateaus, granite domal hills। तो erase कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कर्नाटका के अंदर हमको जो प्लेट्यूज मिलते हैं, द कर्नाटका प्लेट्यूज, उसका जो ग्रेनाइट डोमल हिल्स हैं, यानी ग्रेनाइट से बने हुए जो हिल्स हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली लैकोलिथ्स हैं। तो दो एग्जाम्पल हमने देख लिए। हमने देखा जो हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू है मोस्टली वो क्या है? बेसाल्ट का ही प्लेन है, फ्लड प्लेन है। ठीक है, फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस है। और जो कर्नाटका में जो डोम्स हैं, हिल्स हैं, इस तरीके ग्रेनाइट के बने हुए, वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली पुराने लैकोलिथ्स हैं, और डेन्यूडेशनल प्रोसेस के थ्रू जब उसके टॉप की लेयर हट गई तब हमको वो देखने को मिले। इसमें ध्यान रखना कि एक बेस लेवल होता है और नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर लैपोलिथ का मतलब क्या हुआ? जब ऊपर की तरफ से चम्मच की तरह इसका जो कॉन्केव सरफेस है वो स्काई को फेस कर रहा हो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर हमको मिलेगा क्रेसेंट शेप्ड का, जिसका कॉन्केव पार्ट जो है, जो अर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ, सॉरी स्काई की तरफ, उसको हम
लैपोलिथ्स बोलेंगे। फॉर्म्स व्हेन राइजिंग लावा मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर अ वीक प्लेन, अगर कोई वीक प्लेन है, लावा अंदर से निकला और ऐसे बहना शुरू कर दिया, एंड सेटल्स इनटू सॉसर शेप, और एक सॉसर का, एक प्लेट का शेप इसने ले लिया, कॉनकेव टू द स्काई, जिसका जो कॉनकेव पार्ट है वो स्काई की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर लैपोलिथ का होता है। फिर फैकोलिथ मैंने आपको बता ही दिया था अगले डिटेल में, यहाँ पे ये एक फैकोलिथ है कि अगर एंटीक्लाइन है और सिंक्लाइन है, तो सिंक्लाइन के बेस पे और एंटीक्लाइन के टॉप पे अगर कोई वेवी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और ठंडा हो गया, वहां पे रॉक सॉलिडिफाई हो गया, उसको हम फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अ वेवी मास, तो एक वेवी मास ऑफ intrusive rock found at the base of synclines एंड टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एंटीक्लाइंस ऊपर वाला और उसके टॉप पे अगर कोई वेवी स्ट्रक्चर है और सिंक्लाइन के नीचे कोई वेवी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया इन फोल्डेड इग्नियस कंट्री, ऐसी जगह जहां पे फोल्डेड रॉक्स मिल रही है। जो एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस है कब है, जब कंप्रेशन हो रहा है, जब ये पुश हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं आपस में, इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तब वहां पे एंटीक्लाइन के ऊपर और सिंक्लाइन के नीचे अगर मैग्मा ठंडा हो जाए तो ये फैकोलिथ फॉर्म करता है, फेड बाय मैग्मा चेंबर्स बिलो। और ये कहां से एक्चुअली आ रहा है, सभी जो है नीचे, इसके नीचे कोई मैग्मा चेंबर होगा जो इसको फीड कर रहा है। फिर सिल्स और शीट्स, सिंपली देखा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल है नेचर में, जो यूजुअली जब ऊपर आए और ऐसे इस तरीके से फैल गए कि कोई वीक रॉक के बीच में और इनको जगह मिल गई और इस तरीके से ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली ठंडे हो गए। ठीक है, और अगर ये बहुत पतले हैं तो शीट्स हैं, अगर ये थिक हैं तो ये सिल्स हैं। तो नियर हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव बॉडीज, थिनर वंस आर शीट्स, थिकर हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर सिल्स। अगर पतले हैं तो शीट्स और मोटे हैं, थिक है तो सिल्स, बट दोनों ही ऑलमोस्ट नियर हॉरिजॉन्टल के आसपास होंगे। ठीक है, फिर हमने देख लिया, लास्ट है डाइक्स, इसको भी देख लेते हैं। डाइक्स लास्ट, they form when lava moves up through cracks or fissures and solidifies almost perpendicular, क्या परपेंडिकुलर, इस तरीके से अगर ये फॉर्म हो जाए टू द ग्राउंड, क्रिएटिंग अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक वॉल लाइक या पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना दे और ठंडा हो जाए, तो उसको डाइक्स बोलते हैं। कॉमन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कॉमन है। दीज फेड द इरप्शंस दैट बिल्ट द डेक्कन ट्रैप्स। एक्चुअली हमने देखा था जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, जो बेसाल्ट फ्लोज हैं, ठीक है, जो फ्लो प्लेन्स हैं बेसाल्ट के, वो किसने फॉर्म किए, इन डाइक्स ने फॉर्म किए। दीज फेड द इरप्शंस, इनकी वजह से इरप्शंस हुआ। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरप्शंस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार फाइनली यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बैथोलिथ, बैथोलिथ का मतलब क्या, डीप जगह फॉर्म हो रहे हैं और डोम लाइक लार्ज स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फिर हमने देखा लैकोलिथ, एलसी, ठीक है, क्योंकि दो हैं लैकोलिथ और लैपोलिथ। तो लैकोलिथ क्या है, सिमिलर टू बैथोलिथ, ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनका बेस सेम हो बट नीचे एक कॉन्ड्यूट मिले, एक नीचे पाइप लाइक मिले। ठीक है, तो ये लैकोलिथ हो गया। फिर लैपोलिथ क्या था, याद करो, लैपोलिथ का मतलब था, यहां पे हमने डिटेल में बना दिया इसको। ठीक है, लैपोलिथ वो है जो सॉसर शेप्ड है, जिसकी कॉन्केविटी ऊपर है। ठीक है, लैपोलिथ जो सॉसर शेप्ड है, जो कॉनकेव है स्काई की तरफ, इस तरह की शेप, अगर ये ऐसे ठंडा हो गया, इस तरह का कुछ रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो ये लैपोलिथ है। ठीक है, ये लैकोलिथ है, ऊपर डोम और नीचे पाइप, और अगर पूरा किसी भी तरीके का बड़ा स्ट्रक्चर डोम लाइक बन गया तो वो बैथोलिथ है, एकदम नीचे की तरफ। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है कि अगर एंटीक्लाइन के ऊपर और सिनक्लाइन के नीचे कोई वेवी लाइक स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको हम फैकोलिथ्स बोलते हैं। फिर हमने देखा सिल्स या शीट्स, जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो, अगर ये पतला है तो शीट, अगर ये थोड़ा सा मोटा है तो सिल्स। ठीक है, फाइनली हमने क्या देखा, डाइक्स, जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, किसके, हमारे अर्थ के सरफेस के या फिर मैग्मा के। इस तरीके के वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, परपेंडिकुलर या वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, डाइक्स कहते हैं। तो ये 6 तरह के इंट्रूसिव प्लूटोनिक वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो अर्थ के अंदर बनते हैं, वो ये हैं, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लैपोलिथ्स, पैकोलिथ्स, सिल्स एंड शीट्स और डाइक्स। इसके साथ हमारे 6 या 7, अगर इनको आप 2 मानो, 6 या 7 तरीके के इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी कवर हो जाते हैं। अब हमने जो है मोस्टली हमारा चैप्टर कवर कर लिया है।
फाइनली एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या रीजन है ये सब पढ़ने का, हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है हमारे रीजन पे, हमारे फिजियोग्राफी पे, और वो फिजियोग्राफी खुद डिटरमिन होती है किस चीज़ से, इन एंडोमॉर्फिक प्रोसेसेस से, कि अर्थ के नीचे वहाँ पे क्या है, उस हिसाब से वो रीजन, उस हिसाब से उसकी फिजियोग्राफी डिसाइड होगी, और उस फिजियोग्राफी पे डिपेंड करेगा कि हमारा जीवन या हमारी सोसाइटी उस एरिया की किस तरह से फॉर्म होगी। ठीक है, फिर हमने अलग अलग सोर्सेज देख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, फिर हमने उसके एक्चुअल इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करी, हमने अर्थक्वेक और वॉल्केनोस को भी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, इंटीरियर नॉलेज चेंज करते हैं। इंटीरियर नॉलेज कम्स फ्रॉम डायरेक्ट सोर्सेस से मिलते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, और इनडायरेक्ट सोर्सेस ग्रेविटी एनोमली, मैग्नेटिज्म, मीटियोर्स, और सीज्मिक एक्टिविटी, सीज्मिसिटी या अर्थक्वेक्स। फिर अर्थक्वेक बॉडी वेव्स की बात करी, बॉडी वेव्स, P&S और सरफेस वेव्स। इससे हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पता अर्थ के, कि अर्थ जो है यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग परतों में या लेयर्स में मिलता है हमको। शैडो जोन देखा, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ये हमको पता लगा एस वेव के शैडो जोन से, क्योंकि एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाता लिक्विड्स में, इसका मतलब कुछ लिक्विड है, और इससे हमको पता लगा कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड उसका नेचर है। फिर हमने देखा कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ठीक है, वो कोर खुद आउटर और इनर कोर में डिवाइडेड है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, और नीफे लेयर है, NIFE। फिर हमने देखा कि क्रस्ट में हमने देखा अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो वो सियाल होगा, अगर वो ओशियनिक क्रस्ट या फिर मैग्मा है तो वो सीमा होगा। तो हमने देख लिया सियाल यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा यानी ओशियनिक क्रस्ट या फिर मेंटल, और नीफे निकल और आयरन यानी कि कोर। ठीक है, और वो भी कोर में भी मोस्टली इनर कोर। ठीक है, और मेंटल को भी हमने डिवाइड कर दिया था अपर और लोअर में, जिसमें हमने देखा था कि अपर मेंटल मोस्टली लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में है, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। फिर इनके बीच की हमने क्या डिसकंटिन्यूटीज देख ली थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया था, CMRGL, 5 तरह की डिसकंटिन्यूटीज याद रखने का। ठीक है, C मतलब कॉनराड, N मतलब मोहोरोविक, R मतलब रेपेटी, G माने गुटनबर्ग, और L माने लेमान। ये सारी की सारी जो हैं डिसकंटिन्यूटीज हैं या डिवाइडिंग लाइंस हैं, जहां से डेंसिटीज बदलती हैं, चेंज होती हैं मटेरियल्स की। ठीक है, और लेयर्स फॉर्म होती हैं। सबसे पहले इनर और आउटर क्रस्ट, आउटर और इनर क्रस्ट के बीच में कॉनराड। ठीक है, फिर इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोरोविक, फिर दोनों मेंटल की लेयर्स के बीच में, ठीक है, अपर मेंटल और इनर मेंटल की लेयर के बीच में दिस मोहोरोविक, फिर मेंटल और कोर के बीच में लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में, फिर अपर कोर और इनर कोर के बीच में। इस तरीके से ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, फिर फाइनली हमने वॉल्केनोज की बात करी कि वॉल्केनोज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। शील्ड वॉल्केनोज, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव कैल्डेरा, फ्लड बेसॉल्ट प्लेन जो एकदम फैल जाते हैं पानी की तरह, और मिड ओशियनिक रिजेस जो पानी के अंदर पहाड़ की रेंजेस मिलती हैं, वो मिड ओशियनिक रिजेस। और फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लेपोलिथ्स, पैकोलिथ्स, सिल शीट्स एंड डाइक्स। ठीक है, दे रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मैग्मा एंड इट्स सॉलिडिफिकेशन इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये प्लूटोनिक है। तो आई होप ये सब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा एनसीईआरटी से। अगर कोई आपको इश्यू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी दोबारा रीड कर सकते हैं, या फिर इस लेक्चर को रिविजिट कर सकते हैं। We'll continue with chapter 4, which is distribution of oceans and continents from the next lecture. Till then, have a nice day.